हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बेड सोर पे। बेड सोर क्या होती हैं, यानी कि बेड सोर को हम प्रेशर अल्सर भी बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, क्या क्या कॉजेज़ होते हैं बेड सोर होने के, किन किन पेशेंट्स में बेड सोर देखने को मिलता है, राइट। और कॉमन साइट्स क्या होती हैं बेड सोर की। एंड बात करेंगे इसमें ब्रेडन स्केल के बारे में, यानी कि वो टूल जिससे हम असेस करते हैं बेड सोर को, और इसका मैनेजमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। बेड सोर बेसिकली होता क्या है, is a localized injury to skin and underlying tissue resulting from prolonged pressure on skin and decreased perfusion। तो जब काफ़ी लंबे टाइम से, ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर पड़ रहा हो किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में, पर्टिकुलर लोकलाइज्ड एरिया में स्किन के, और वहाँ पे क्या हो, प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर पड़ने की वजह से ब्लड सप्लाई जो है वो रुक गई हो, ठीक है, परफ्यूज़न जो है, मतलब जो टिश्यूज़ हैं, जो सेल्स हैं, उनको प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी लोकलाइज्ड इंजरी होती है। मतलब एक बेसिकली बात करो तो हमारी स्किन में एक वुंड बन जाता है। हमारा जो ये वुंड बनता है, ये हमारी स्किन और अंडरलाइन टिश्यूज़ में बनता है। इसी को हम बेड सोर बोलते हैं। अब कौन कौन सी इसमें लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट हमारा एपिडर्मिस जो लेयर है, ठीक है, जो हमारी स्किन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, एपिडर्मिस लेयर इन्वॉल्व होती है। सेकंड डर्मिस लेयर इन्वॉल्व होती है। थर्ड हमारी सबक्यूटेनियस जो टिश्यू लेयर है वो इन्वॉल्व होती है। उसके बाद हमारी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं एंड हमारी बोन्स इन्वॉल्व होती हैं, राइट। तो बेड सोर में क्या होता है, जब काफ़ी लंबे टाइम से प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर पड़ने की वजह से और डिक्रीज परफ्यूजन होने की वजह से, मीन्स डिक्रीज ब्लड सप्लाई होने की वजह से किसी एक बॉडी के पर्टिकुलर एरिया में या फिर लोकलाइज्ड पार्ट में क्या हो, उस स्किन में इंजरी हो जाए, उसकी अंडरलाइंग टिश्यूज़ में इंजरी हो जाए और एक वुंड बन जाए, उसको हम बोलते हैं बेड सोर। बेसिकली जो बेड सोर होता है ये हमारे बेड रिडन पेशेंट में देखने को मिलता है। मीन्स जो काफ़ी लंबे टाइम से क्या है, बेड में लेटे हुए हैं, वो मूव नहीं कर पा रहे हैं, इमोबलाइज हैं, राइट। तो उनमें ज़्यादातर ये जो बेड सोर है वो देखने को मिलता है। बेड सोर को हम बेसिकली प्रेशर अल्सर, प्रेशर सोर एंड डेक्यूबिटस अल्सर भी बोलते हैं। अगर कोई बोले कि बेड सोर क्या होता है, प्रेशर अल्सर क्या होता है, प्रेशर सोर क्या होता है एंड डेक्यूबिटस अल्सर क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या सेम ही हैं। ओके, नेक्स्ट, क्या कॉमन साइट्स क्या क्या होती हैं बेड सोर की, कहाँ कहाँ पे हमें हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पे बेड सोर हो सकते हैं, कौन कौन सी कॉमन साइट्स हैं। तो एक तो बैक एंड हेड एंड ईयर, जो हमारा हेड का जो बैक वाला एरिया होता है, ठीक है, वहाँ पे प्रेशर होने के चांसेस होते हैं। हमारा जो ईयर वाला एरिया है, जो कान है, वहाँ पे प्रेशर होने के चांसेस होते हैं। ये कब होता है, जब पेशेंट लेटरल पोजीशन में लेटा हो तो होने के चांसेस होते हैं, राइट। उसके बाद शोल्डर्स में होने के चांसेस होते हैं, एल्बो, हिप वाला एरिया, लोअर बैक एंड बटक्स वाला एरिया, इनर नीज एंड हील। ये कुछ क्या है, साइट्स हैं, कॉमन साइट्स हैं जहाँ जहाँ पे बेड सोर डेवलप हो सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कॉजेज़ क्या होते हैं बेड सोर होने की, ठीक है। तो फर्स्ट तो यही है कि प्रेशर। अगर जो पेशेंट है, राइट, पहले बात तो जो बेड सोर होती है ये हमारे बेड रिडन वाले पेशेंट में होती है। वो पेशेंट जो काफ़ी लंबे टाइम से बेड में लेटे हुए हैं, ठीक है, वो इमोबलाइज हैं, वो मूवमेंट्स नहीं कर पाते हैं, वो मोबाइल नहीं है, तो उनमें ये बेड सोर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फर्स्ट है प्रेशर। अब अगर कोई पेशेंट है वो काफ़ी लंबे टाइम से बेड में लेटा हुआ है, तो उसमें क्या होगा, काफ़ी लंबे टाइम से वो लेटा हुआ है तो उसमें प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। उसकी बॉडी क्या करेगी, प्रेशर क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी बॉडी में प्रेशर अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर कोई स्किन काफ़ी लंबे टाइम से क्या है, प्रेशर में है, ठीक है, उसमें काफ़ी लंबे टाइम से प्रेशर पड़ रहा है, तो एक टाइम बाद क्या आता है, वहाँ की जो जो स्किन और टिश्यूज़ हैं, वहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है वो रुक जाती है एंड वहाँ पे क्या होता है, एक वुंड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इसी वुंड को हम बेड सोर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है इमोबलाइज पेशेंट। वो पेशेंट जो खुद मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है मूवमेंट के लिए, लाइक जैसे हमारे पैरालाइज वाले पेशेंट, स्पाइनल इंजरी हुई, पैरालिसिस वाले पेशेंट, राइट, क्या हुआ, स्पाइनल इंजरी हुई और जो पेशेंट है वो पैरालाइज हो गया, ठीक है, वो पेशेंट मूव नहीं कर पाएगा, उसको हेल्प की ज़रूरत होती है हर काम के लिए, ठीक है। तो पैरालाइज पेशेंट हो गए हमारे, जो हमारे फ्रैक्चर पेशेंट होते हैं वो हो गए, ओके, राइट। और कोई ऐसे पेशेंट हैं जो काफ़ी लंबे टाइम से
क्रोनिकली इल हैं और लंबे टाइम से बेड में लेटे हुए हैं, तो उन पेशेंट में क्या होते हैं, चांसेस होते हैं बेड सोर होने की। उसके बाद है पुअर सर्कुलेशन। पुअर सर्कुलेशन कैसे, पेशेंट काफ़ी लंबे टाइम से बेड में लेटा हुआ है, राइट। लेटे होने की वजह से क्या, प्रेशर पड़ने की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो गई हैं, दब गई हैं। जो ब्लड वेसल्स हैं वो दब गई हैं, आगे वाले एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है, जिसकी वजह से क्या होगी, वहाँ की जो टिश्यूज़ हैं उनकी डेथ होनी स्टार्ट हो जाएगी और एक वुंड का फॉर्म ले लेंगे, ठीक है, एक वुंड का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद है मॉइस्चर। मॉइस्चर भी क्या करता है, बेड सोर को कॉज करता है। जैसे अगर जो पेशेंट काफ़ी लंबे टाइम से लेटे हुए होते हैं बेड में, राइट, वो क्या करते हैं, यूरिन एंड फीसिस को पास करते हैं, यूरिन एंड फीसिस पास करते हैं। अब इस यूरिन एंड फीसिस से क्या होता है, जो स्किन होती है वो मॉइस्ट हो जाती है। अब अगर कोई भी चीज़ क्या होगी, मॉइस्ट होगी, तो उसके वहाँ पे क्या होगी, उस स्किन के हटने के, यानी कि उस स्किन के छिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। अगर कोई स्किन मॉइस्ट होती है, इसका मतलब वो स्किन क्या होगी, सॉफ्ट हो गई है। अब वो सॉफ्ट हो गई, अगर वो थोड़ा सा भी कहीं भी उसकी फ्रिक्शन होगी, अगर वो थोड़ा सा भी रगड़ेगी स्किन कहीं भी, तो वहाँ पे क्या होगा, वो स्किन छिलने के और बेड सोर होने के चांसेस ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। उसके बाद है माल नरिश्ड पेशेंट। वो पेशेंट जो क्या है, माल नरिश्ड हैं, जो खुद खाना नहीं खा सकते हैं, राइट, और वो क्या है, अब खुद खाना ना खाने की वजह से वो माल नरिश्ड हो गए हैं, तो उन पेशेंट में भी बेड सोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता है, इसमें हमारी स्किन जो होती है वो रब हो जाती है, स्किन का रब होना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन, राइट। तो इससे भी क्या होता है, बेड सोर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देन उसके बाद है शेयर। शेयर का मतलब क्या होता है, जब हमारी टू सरफेस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, टू सरफेस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, तो उसको हम बोलते हैं शेयर। इससे क्या होता है, फ्रिक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एंड जो स्किन है वो क्या है, उसकी जो लेयर है, जो एपिडर्मिस लेयर है, वो क्या होती है, शेड ऑफ होना स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो वहाँ पे भी बेड सोर होने के चांसेस ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से बेड सोर हो सकता है। अगर प्रोलॉन्ग्ड टाइम से किसी एरिया में प्रेशर पड़ रहा है तो उसकी वजह से बेड सोर हो सकता है। पेशेंट इमोबिलाइज है, पेशेंट खुद मूव नहीं कर सकता है, ठीक है, और उसको हर चीज़ के लिए क्या है, वो डिपेंड है दूसरों पे, वो मूव नहीं कर सकता है। जैसे हमारे पैरालाइज पेशेंट हो गए, फ्रैक्चर पेशेंट हो गए, और वो पेशेंट जो काफ़ी लंबे टाइम से क्या है, इल हैं, और वो पेशेंट जो कोमा में है, तो इन पेशेंट में बेड सोर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पुअर सर्कुलेशन है, प्रेशर पड़ने की वजह से जो आगे वाला पार्ट है वहाँ पे क्या हो रही है, सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रही है, ब्लड वेसल्स दब गई हैं, तो वहाँ पे भी बेड सोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्किन मॉइस्ट है, ठीक है, मॉइस्ट है, तो मॉइस्ट स्किन क्या होती है, वो सॉफ्ट हो जाती है, और कोई भी चीज़ अगर सॉफ्ट होगी तो उसके फ्रिक्शन के चांसेस ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी बेड सोर हो सकता है। नेक्स्ट है माल नरिश्ड पेशेंट। वो पेशेंट जिनमें क्या है, जो खुद अपना फूड इंटेक नहीं कर सकते हैं, जो माल नरिश्ड हैं, उनमें भी बेड सोर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद फ्रिक्शन एंड शेयर, जिसमें क्या होती है, स्किन जो है वो रब होती है, ठीक है, एंड टू सरफेस, जो हमारे स्किन की जो सरफेस एरिया है वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो उन केसेस में भी क्या होती है, बेड सोर होने के चांसेस बढ़ जाती हैं। जैसे अगर शेयर का मैं अगर एग्जांपल दूं, जैसे हम अपने बेड से उतरते हैं, ठीक है, तो जब हम बेड से उतरते हैं, हमारी जो स्किन है और जो बेडशीट है उसके बीच में क्या होती है, शेयरिंग होती है, एक अपोजिट डायरेक्शन में दोनों चीज़ें मूव करती हैं, तो वो क्या कॉज करती है, फ्रिक्शन कॉज करती हैं। इसमें भी क्या हो सकती है, बेड सोर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। यही चीज़ अगर किस में हो रही है, बेड रिडन पेशेंट में हो रही है तो ओके। उसके बाद बेड सोर की क्या क्या स्टेजेस होती हैं, तो बेड सोर की बेसिकली 4 स्टेजेस हैं। स्टेज वन में क्या होता है, इसमें हमारी एपिडर्मिस जो लेयर है, ठीक है, जो हमारी स्किन की सबसे ऊपर की लेयर होती है जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, वो लेयर इसमें इन्वॉल्व होती है। स्टेज सेकंड में क्या होता है, स्टेज सेकंड में एपिडर्मिस के साथ साथ हमारी जो डर्मिस लेयर है वो भी इन्वॉल्व होती है। स्टेज थर्ड में हमारी एपिडर्मिस डर्मिस के साथ साथ हमारी सबक्यूटेनियस फैट्स भी इन्वॉल्व होती हैं, जो सबक्यूटेनियस लेयर है, जो फैट लेयर है वो भी इन्वॉल्व होती है। एंड स्टेज फोर में क्या होता है, इन सभी के साथ साथ हमारे जो मसल्स एंड बोन्स हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। स्टेज फोर जो होती है वो मोस्ट सीरियस स्टेज होती है, जिसमें बोन, लिगामेंट, टेंडन, मसल्स, ये सारी चीज़ें भी शो होना स्टार्ट हो जाती हैं, ओके। तो एक एक करके इन स्टेजेस के बारे में हम बात करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेज है जिसको हम नॉन ब्लेंचेबल रेडनेस बोलते हैं। नॉन ब्लेंचेबल रेडनेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस स्टेज में ऐसी रेडनेस होती है जो कभी नहीं जाती है, राइट, इसलिए इसको हम नॉन ब्लेंचेबल रेडनेस कहते हैं।
तो इसमें होता क्या है, इन्वॉल्व एपिडर्मिस लेयर। स्टेज फर्स्ट में क्या है, ये सबसे स्टार्टिंग की फर्स्ट स्टेज है, तो इसमें हमारी एपिडर्मिस लेयर होती है वो इन्वॉल्व होगी। देयर इज़ अ रेडनेस ऑन एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो लेयर है उसके ऊपर क्या होगी, इस तरीके की रेडनेस प्रेजेंट होगी, और ये रेडनेस कैसी होगी, नॉन ब्लेंचेबल, जो नहीं जाएगी कभी भी, उसको हम बोलते हैं नॉन ब्लेंचेबल। तो उसके एपिडर्मिस के ऊपर क्या होगी, रेडनेस प्रेजेंट होंगी। स्किन इज़ इंटैक्ट मीन्स नो ब्रेक और टीयर इन स्किन। इस स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, स्किन जो होती है वो इंटैक्ट होती है, स्किन में कोई भी ब्रेक या फिर टीयरिंग नहीं हुई होती है, स्किन क्या है, इंटैक्ट है, राइट। नेक्स्ट, देयर द एरिया में बी पेनफुल, वार्मर, कूलर, सॉफ्ट एंड फिल्म। एंड जो एरिया होता है, ठीक है, जो भी जहाँ पे भी ये रेडनेस हो रही है, जिस भी लोकलाइज्ड एरिया में ये रेडनेस हो रही है बॉडी के, वहाँ पे का एरिया जो कैसा रहेगा, पेनफुल होगा, यानी कि हमें पेन फील होगा, वार्म होगा, और हो सकता है वो वार्म हो सकता है वो कूल हो, राइट। और वो जो एरिया है वो सॉफ्ट एंड फ्रिम होगा, राइट। तो ये है फर्स्ट स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में क्या होती है कि इसमें जो रेडनेस है वो कैसी होती है, नॉन ब्लेंचेबल होती है, यानी कि वो रेडनेस जो नहीं जाती है। इस फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, स्किन में कोई भी टीयरिंग या ब्रेक नहीं होता है, स्किन जो है वो प्रॉपर तरीके से इंटैक्ट रहती है, और जिस भी एरिया में वो रेडनेस हो रही है वो कैसा होगा, वहाँ पर का एरिया पेनफुल होगा, वार्म भी हो सकता है, कूल भी हो सकता है, सॉफ्ट एंड फ्रिम होगा, राइट। स्टेज सेकंड में क्या होता है, स्टेज सेकंड को हम पार्शियल थिकनेस भी बोलते हैं, ठीक है। इस स्टेज में क्या होगा, ये डर्मिस लेयर को इन्वॉल्व करती है। एपिडर्मिस के साथ साथ इसमें क्या होती है, डर्मिस लेयर भी इन्वॉल्व होती है। डर्मिस लेयर विजिबल विथ ब्लिस्टर फॉर्मेशन आफ्टर एपिडर्मिस लेयर सल्ज ऑफ। जैसे ही एपिडर्मिस लेयर जो है वो हट जाएगी, उसके बाद क्या होती है, हमारी डर्मिस लेयर है वो विजिबल होना स्टार्ट हो जाती है। एंड उस डर्मिस लेयर में क्या होता है, किसी ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। तो उसको हम बोलते हैं स्टेज सेकंड। स्टेज सेकंड में क्या हो रही है, जिसमें हमारी एपिडर्मिस के साथ साथ हमारी डर्मिस लेयर भी इन्वॉल्व हो रही है। एपिडर्मिस लेयर के हटने के बाद हमारी क्या है, जो डर्मिस लेयर है वो विजिबल हो रही है, एंड उसमें ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं स्टेज सेकंड। एंड स्टेज थर्ड में क्या होता है, स्टेज थर्ड को हम फुल थिकनेस स्किन लॉस बोलते हैं। इसमें क्या है, इसमें हमारी डर्मिस के साथ साथ हमारी जो सबक्यूटेनियस लेयर है वो भी इन्वॉल्व होती है, यानी कि जो वुंड है वो इतना एक्सटेंड हो जाता है कि वो सबक्यूटेनियस टिश्यू को भी अपने साथ इन्वॉल्व कर लेता है। अभी तक उसने क्या किया था, सिर्फ अपने डर्मिस लेयर को इन्वॉल्व किया था, एपिडर्मिस और डर्मिस को इन्वॉल्व किया था। अब जो वुंड है वो इतना ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है कि वो सबक्यूटेनियस टिश्यू को, यानी कि जो फैट वाली लेयर होती है उसको भी ये इन्वॉल्व कर लेता है। एंड जो सबक्यूटेनियस लेयर विजिबल आफ्टर एपिडर्मिस एंड डर्मिस सर्ज ऑफ। जैसे ही हमारी एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर हटती है तो उसके बाद क्या होती है, हमारी जो सबक्यूटेनियस लेयर है वो विजिबल होना स्टार्ट हो जाती है। एंड ये जो सबक्यूटेनियस लेयर है ये दिखती कैसी है, वाइट कलर की दिखती है बेसिकली। लेकिन अगर वहाँ पे कोई पस फॉर्मेशन है, कोई डेब्रिज है, तो उस केसेस में क्या होगा, ये जो लेयर है वो ब्लैक कलर की दिखेगी, ओके। तो ये था स्टेज थर्ड। अब स्टेज फोर्थ में क्या होता है, स्टेज फोर्थ को हम फुल थिकनेस टिश्यू लॉस बोलते हैं। इस स्टेज में क्या होता है, इसमें हमारी एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस लेयर के साथ साथ हमारे मसल्स एंड बोन्स भी इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। यानी कि जो स्टेज फोर है, स्टेज फोर में क्या होगा, जो वुंड है वो इतना ज़्यादा एक्सटेंड हो गया है कि उसने मसल एंड बोन को भी अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया है, ठीक है। वो जो वुंड है वो इतना ज़्यादा डीप हो गया है कि उसने एपिडर्मिस को इन्वॉल्व किया, डर्मिस को इन्वॉल्व किया, जो सबक्यूटेनियस लेयर है उसको इन्वॉल्व किया। अब वो मसल, बोन, लिगामेंट, टेंडन्स को भी इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर देता है, राइट। तो उसको हम बोलते हैं स्टेज फोर फुल थिकनेस टिश्यू लॉस। ये था हमारा स्टेजेस के बारे में। स्टेज फर्स्ट में क्या हो रहा था, सिर्फ हमारी एपिडर्मिस लेयर इन्वॉल्व हो रही थी, वहाँ पे कैसी रेडनेस है, ब्लेंचेबल रेडनेस हो रही है, नॉन ब्लेंचेबल रेडनेस हो रही है, ठीक है, जो कभी नहीं जाती है। वहाँ पे कोई भी स्किन में ब्रेक नहीं आता है, स्किन जो है वो इंटैक्ट रहती है। उसके बाद हमने बोला था कि स्टेज सेकंड के बारे में। स्टेज सेकंड में क्या हो रही थी, जो हमारी डर्मिस लेयर है वो इन्वॉल्व हो रही थी, एंड उसमें ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हो रहा था। स्टेज थर्ड में क्या हो रही थी, स्टेज थर्ड में हमारी एपिडर्मिस, डर्मिस के साथ साथ हमारी सबक्यूटेनियस लेयर भी इन्वॉल्व हो रही, यानी कि वो जो वुंड है वो सबक्यूटेनियस लेयर तक एक्सटेंड कर जाता है। इसमें जो हमारी सबक्यूटेनियस लेयर है वो वाइट कलर की दिखती है बेसिकली, लेकिन अगर वहाँ पे कोई पस फॉर्मेशन है या फिर डेब्रिज है तो उस कंडीशन में वो ब्लैक कलर की दिखना स्टार्ट हो जाती है।
नेक्स्ट हमने बात करी थी स्टेज 4 के बारे में। स्टेज 4 में क्या होता है, इसमें जो वुंड है वो इतना ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है कि वो मसल्स, बोन, लिगामेंट, टेंडन को अपने साथ साथ इन्वॉल्व कर लेता है, राइट। तो ये था स्टेजेस के बारे में। उसके बाद है ब्रेडन स्केल के बारे में। अब ये ब्रेडन स्केल क्या है, ओके। तो ब्रेडन स्केल से हम क्या करते हैं, इससे हम जो बेड सोर डेवलपिंग रिस्क है उसको हम एसेस करते हैं, यानी कि बेड सोर होने का कितना रिस्क है वो हम ब्रेडन स्केल से एसेस करते हैं। ये जो ब्रेडन स्केल है इसको किसने दिया था, बारबरा ब्रैंडन एंड नैन्सी ब्रैक्सटॉम ने दिया था 1987 में। किसने, बारबरा ब्रैंडन और इनके साथ नैन्सी ब्रैक्सटॉम ने इसको दिया था। कब दिया था, 1987 में दिया था, ठीक है। तो जो ब्रेडन स्केल था वो कब डेवलप हुआ था, वो 1987 में डेवलप हुआ था। ये किसने दिया था, ये बारबरा ब्रैडन एंड नैन्सी ब्रैक्सटॉम ने इसको दिया था। ये ब्रेडन स्केल क्यों लाया गया था, ताकि जो बेड सोर के रिस्क हैं उनको हम एसेस कर सकें, ठीक है। बेड सोर डेवलप होने के जो रिस्क है उनको हम एसेस कर सकें, इसलिए ब्रेडन स्केल को लाया गया था 1987 में। उसके इसमें क्या होती हैं, इस ब्रेडन स्केल में बेसिकली 6 कंपोनेंट जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। ये 6 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, सबसे फर्स्ट है सेंसरी परसेप्शन, सेकंड है मॉइस्चर, थर्ड है एक्टिविटी, फोर्थ है मोबिलिटी, फिफ्थ है न्यूट्रिशन एंड सिक्स्थ है फ्रिक्शन एंड शेयर, राइट। तो सबसे पहला है सेंसरी परसेप्शन। सेंसरी परसेप्शन मतलब ये होता है कि जो पेशेंट है, जो बेड रिडन पेशेंट है, ठीक है, वो प्रेशर को, डिस्कम्फर्ट को फील कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। वो इतना कैपेबल है कि वो प्रेशर को और डिस्कम्फर्ट को फील कर पा रहा है, उसको सेंसेशन फील हो रही है नहीं हो रही है, राइट। तो इसमें कुछ स्कोरिंग है। इसमें बेसिकली सेंसरी परसेप्शन में हम 1 से लेकर के 4 तक की स्कोरिंग करते हैं। वैसे ही हर कंपोनेंट में हम इसमें 1 से लेकर तक के 4 की स्कोरिंग करते हैं। लेकिन जो हमारा फिक्शन एंड शेयर वाला है इसमें हम 1 से लेकर के 3 तक की स्कोरिंग करते हैं। कैसे करते हैं, तो सबसे फर्स्ट है सेंसरी परसेप्शन, यानी कि जो बेड रिडन पेशेंट है, अगर हम बात करें हेल्दी पर्सन की, तो उसको सेंसेशन फील होती है कि हाँ उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, उसको प्रेशर फील हो रहा है, उसको पेन फील हो रहा है, राइट। लेकिन जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं उनको क्या होता है, वो काफ़ी लंबे टाइम से बेड में लेटे हुए हैं तो उनको डिस्कम्फर्ट, पेन फील नहीं होता। इसी वजह से तो वो जो बेड सोर है वो इतना सीरियस हो जाता है कि वो मसल, टेंडन, बोन्स को भी अपने साथ इन्वॉल्व कर लेता है। तो इसकी स्कोरिंग की अगर हम बात करें तो फर्स्ट हम कब देंगे, यानी कि एक हम कब देंगे, जब वो कम्प्लीटली लिमिटेड होगा, यानी कि जो बेड रिडन पेशेंट है उसको सेंसेशन नहीं हो रही है, उसको ना पेन की सेंसेशन हो रही है ना डिस्कम्फर्ट की हो रही है, ठीक है। तो हम उसको इस कंडीशन में उसको 1 नंबर देंगे। अब अगर वेरी लिमिटेड में हम 2 देंगे, यानी कि उसको पेन तो फील हो रहा है, ठीक है, डिस्कम्फर्ट तो फील हो रहा है, लेकिन वो क्या है, अपनी मूवमेंट चेंज नहीं कर पा रहा है, ठीक। मतलब उसको थोड़ा कंप्लीट से थोड़ा जो सेंसेशन है वो फील हो रही है। कंप्लीट में क्या था, उसको बिल्कुल ही सेंसेशन फील नहीं होती है, ठीक है, उसको डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता। लेकिन वेरी लिमिटेड में क्या होता है, उसको थोड़ा बहुत जो सेंसेशन है, डिस्कम्फर्ट है, वो फील होता है। उसके बाद स्लाइट लिमिटेड में क्या है, हाँ कि उसको जो प्रेशर है, जो डिस्कम्फर्ट है वो फील हो रहा है, तब उसको हम 3 नंबर देंगे। 4 कब देंगे, जब नो इम्पेयरमेंट, यानी कि उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसको प्रॉपर सेंसेशन फील हो रही है, उसको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, पेन हो रहा है, प्रेशर फील हो रहा है, तो उसको हम 4 नंबर देंगे, राइट। ऐसे ही हम मॉइस्चर में भी हम नंबर देते हैं। मॉइस्चर क्या है, यानी कि जो पेशेंट की स्किन है वो कितना मॉइस्चर के एक्सपोजर में आ रही है, उसके बेसिस पे हम उस पेशेंट को स्कोरिंग करते हैं। फर्स्ट स्कोरिंग हम कब करेंगे, जब कॉन्स्टेंटली मॉइस्ट, यानी कि जो उसकी स्किन है वो कॉन्स्टेंटली लगातार क्या है, मॉइस्ट रह रही है, तो उसको 1 नंबर देंगे। वेरी मॉइस्ट, यानी कि मॉइस्ट तो है लेकिन लगातार वो मॉइस्ट नहीं रह रही है, तो हम उसको 2 स्कोरिंग देंगे। 3 स्कोरिंग कब देंगे, ओकेजनली मॉइस्ट, यानी कि जो स्किन है वो कभी कभी ही मॉइस्ट रहती है, ठीक है, तो 3 नंबर देंगे। रियरली मॉइस्ट, यानी कि जो स्किन है वो मॉइस्ट नहीं रहती है, तो उस कंडीशन में हम उसको 4 स्कोरिंग करेंगे। ठीक ऐसे ही हम एक्टिविटी में भी स्कोरिंग करते हैं। एक्टिविटी क्या है, हमारे ब्रेडन स्केल का 3rd कंपोनेंट है। इसमें हम फिजिकल एक्टिविटी के बेसिस पे स्कोरिंग करते हैं, ठीक है, यानी कि जो पेशेंट है वो कितनी एक्टिविटी शो करता है उसके हिसाब से। अगर पेशेंट
एक स्कोरिंग हम तब करेंगे जब पेशेंट जो है वो बेड फास्ट है। बेड फास्ट क्या होता है? जब पेशेंट जो है वो बेड रिडन है। अगर पेशेंट बेड रिडन है तो उसको हम बेड फास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें हम एक स्कोरिंग करेंगे। फिर चेयर फास्ट, यानी कि जो पेशेंट है वो किस पे है? चेयर में है, तो उसको हम 2 स्कोरिंग करेंगे। देन वॉक ओकेजनली, यानी कि वो कभी कभी चलता है, राइट, तो उसको हम उसकी हम 3 स्कोरिंग करेंगे। 4 हम तब करेंगे जब वॉक्स फ्रिक्वेंटली, यानी कि वो प्रॉपर चल रहा है, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको हम 4 नंबर देंगे, राइट। उसके बाद है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या है? ये ब्रेडन स्केल का 4th कंपोनेंट है। इसमें मोबिलिटी मीन्स कि जो पेशेंट है वो खुद अपनी पोजीशन को चेंज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसके बेसिस पे हम स्कोरिंग करते हैं। जैसे फर्स्ट स्कोरिंग हम तब करेंगे जब वो कम्प्लीटली इमोबाइल होगा, यानी कि जो पेशेंट है वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता है। जैसे हमारे कोमा पेशेंट हो गए, ठीक है, और हमारे पैरालाइज पेशेंट हो गए, वो क्या होते हैं? वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होती है? हम उसको 1 नंबर देंगे जब पेशेंट कम्प्लीटली इमोबलाइज है, राइट। उसके बाद वेरी लिमिटेड, यानी कि वो थोड़ा बहुत मूवमेंट शो कर सकता है, थोड़ी बहुत वो ऐसे करवटें ले सकता है, तो उसको हम 2 नंबर देंगे। स्लाइटली लिमिटेड है, यानी कि वो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है, तो उसको हम 3 स्कोरिंग करेंगे। नो लिमिटेशन, मतलब उसमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉपर तरीके से मोबिलिटी शो कर सकता है, तो उस कंडीशन में हम उसको 4 स्कोरिंग देंगे। उसके बाद है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है वो ब्रेडन स्केल का 5th कंपोनेंट है। न्यूट्रिशन मतलब जो पेशेंट है उसका फूड इंटेक कैसा है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम स्कोरिंग करते हैं। अगर फर्स्ट स्कोरिंग हम कब करेंगे? जब वेरी पुअर होगा, यानी कि जो पेशेंट है उसका जो न्यूट्रिशन इंटेक है वो बहुत पुअर है, ठीक है, वो न्यूट्रिशन नहीं इंटेक कर पा रहा है, फूड को इंटेक नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम 1 स्कोरिंग करेंगे। प्रोबेबली इन एडुकेशन, अब वो जो फूड इंटेक कर पा रहा है वो एडुकेट नहीं है, ठीक है, तो उसको हम 2 स्कोरिंग करेंगे। थर्ड है एडुकेट, वो जो फूड इंटेक कर रहा है वो एडुकेट है, तो हम 3rd स्कोरिंग करेंगे, 3 स्कोरिंग करेंगे। एक्सीलेंट, अगर जो पेशेंट है वो प्रॉपर अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, उसका जो फूड इंटेक पैटर्न है वो अच्छा है, तो उसको हम 4 स्कोरिंग करेंगे। उसके बाद है फ्रिक्शन एंड शेयर, जो ब्रेडन स्केल का 6th कंपोनेंट है। इसमें हम जो स्कोरिंग करते हैं वो किसके बेसिस पे करते हैं? कि पेशेंट की स्किन कितनी रब हो रही है, उसके बेसिस पे करते हैं। अगर प्रॉब्लम है, यानी कि जो पेशेंट की जो स्किन है अगर वो रब होने के चांसेस हैं, उसकी जो बेडशीट है उसके साथ उसके पेशेंट की स्किन के रब होने के चांसेस हैं, प्रॉब्लम है, तो 1 स्कोरिंग करेंगे। पोटेंशियल प्रॉब्लम, यानी कि कभी कभी है, तो हम 2 स्कोरिंग करते हैं। एंड नो अपीरेंट प्रॉब्लम, अगर कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है रबिंग वाली, तो हम 3 स्कोरिंग करेंगे। इस तरीके से हम क्या करते हैं? ब्रेडन स्केल में स्कोरिंग करते हैं, जिसमें हमारे 6 कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। इसकी जो मिनिमम स्कोरिंग होती है, मिनिमम स्कोरिंग इसकी कितनी होती है? 6, ठीक है, एंड मैक्सिमम स्कोरिंग कितनी होती है? 23। तो अगर स्कोरिंग कम है, राइट, अगर जैसे 10 है, 9 है, 8 है, ऐसे स्कोरिंग है, तो इसका मतलब क्या है? पेशेंट ज़्यादा रिस्क पे है बेड सोर होने की। और वही अगर स्कोरिंग ज़्यादा है तो पेशेंट क्या है? वो बेड सोर होने के रिस्क पे नहीं है, ठीक है। और ये थी इसकी स्कोरिंग का कि मिनिमम स्कोरिंग 6 होती है एंड मैक्सिमम स्कोरिंग 23 होती है, राइट। अब मैं अगर आपको बताऊं कि हम कैसे बोलेंगे कि पेशेंट रिस्क पे है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, इस तरीके से, तो अगर पेशेंट जो है वो वेरी सीवियर होगा, ठीक है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे होगा, सीवियर, अगर वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे होगा तो उसकी स्कोरिंग कितनी होगी? <9, ठीक है। अगर पेशेंट जो है वो सीवियर है तो उसकी स्कोरिंग कितनी होगी? 10 से 12 के बीच में। 10 से 12 के बीच में अगर ब्रेडन स्केल की स्कोरिंग है, इट मीन्स जो पेशेंट है वो क्या है? सीवियर है। ठीक वैसे ही अगर मॉडरेट है, मॉडरेट में कितनी स्कोरिंग होती है? 13 से 14, ठीक। माइल्ड में होती है 15 से 18। एंड अगर पेशेंट नो रिस्क, पेशेंट कोई भी रिस्क पे नहीं है, तो जो उसकी स्कोरिंग होगी वो क्या होगी? मोर देन 19, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? ब्रेडन स्केल में स्कोरिंग करते हैं। अगर जो पेशेंट की स्कोरिंग है, हमने बोला कि मिनिमम स्कोरिंग कितनी थी? 6 थी एंड मैक्सिमम कितनी थी? 23 थी, राइट। अगर जितनी स्कोरिंग ज़्यादा होगी, इट मीन्स, मैंने क्या बोला कि जितनी स्कोरिंग ज़्यादा होगी, इट मीन्स कि उस पेशेंट में जो बेड सोर है
वो डेवलप होने की जो रिस्क है वो नहीं होंगी। एंड जितनी स्कोरिंग कम होगी उतनी ज़्यादा चांसेस होंगे उस पेशेंट में बेड सोर होने के, राइट। जैसे अगर पेशेंट किसी भी रिस्क पे नहीं है, ठीक है, पेशेंट में अगर चांसेस नहीं है बेड सोर होने के, तो उसकी जो स्कोरिंग होगी वो 19 से ज़्यादा होगी। ठीक वैसे ही अगर माइल्ड होगा, मतलब थोड़ा बहुत चांसेस हैं कि हाँ इसमें बेड सोर हो सकता है, तो उसमें स्कोरिंग कितनी होगी, 13 से 18 होगी। अगर मॉडरेट है तो उसमें 13 से 15 से 18 होगी। अगर मॉडरेट है तो उसमें 13 से 14 होगी। सीवियर है कि हाँ ये सीवियर में है कि इसमें बेड सोर जो है वो हो सकती हैं, तो उसमें 10 से 12 होगी। एंड अगर वेरी सीवियर है, अगर जो स्कोरिंग है वो लेस देन 9 है, इट मीन्स कि ये पेशेंट जो है वो रिस्क पे है, हाई रिस्क पे है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो है बेड सोर होने के चांसेस हैं, ये रिस्क पे है, राइट। तो इस तरीके से हम स्कोरिंग करते हैं। ये था ब्रेडन स्केल के बारे में। उसके बाद पेशेंट बेड सोर वाला है तो हम उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसका सबसे पहला मैनेजमेंट तो यही है कि चेंज पोजीशन इन एवरी 2 आवर। अगर पेशेंट, आपको पता है कि काफ़ी लंबे टाइम से जो पेशेंट है वो बेड रिडन वाला है, तो उसकी हर 2 घंटे में हम पोजीशन चेंज करेंगे, ठीक है। पेशेंट को हाई प्रोटीन डाइट देंगे ताकि जहाँ पे भी इंजरी हो रही है, जो भी चीज़ है वहाँ पे क्या हो, कोलेजन फाइबर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, जिससे क्या हो, स्किन की जो टिश्यूज़ हैं उनको स्ट्रेंथेंड प्रोवाइड हो। इसलिए हम पेशेंट को हाई प्रोटीन डाइट देंगे। अवॉइड मॉइस्चर, पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर से हम अवॉइड करवाएंगे, क्योंकि मॉइस्चर क्या करती है, स्किन को सॉफ्ट कर देती है। अगर स्किन सॉफ्ट होगी तो उसमें उसके ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो स्किन छिल जाए ईजली, यानी कि जो स्किन है वो जल्दी से हट जाए, ठीक है। तो इसलिए हम पेशेंट को मॉइस्चर से अवॉइड करेंगे। पेशेंट की जो स्किन है उसको हम क्लीन रखेंगे, क्लीन एंड कैसा रखेंगे, ड्राई रखेंगे, ठीक है। अब पेशेंट बेड रिडन वाला है तो उसकी हमने क्या करना है, हाइजीन को मेंटेन करना है। जो भी बेड सोर हो रहा है, ठीक है, उस बेड सोर को हमें क्या करना है, क्लीन करना है। किसके साथ, वार्म वाटर के साथ, ठीक है। जो लुकवार्म वाटर होता है ना, उसके साथ हमें क्या करना है, उसको जो बेड सोर वाली साइड है उसको हमें क्लीन करना है और प्रॉपर तरीके से उसको ड्राई करना है, राइट। अवॉइड ऑयल एंड यूज़ पाउडर, ठीक है। उसके बाद था अवॉइड ऑयल एंड यूज़ पाउडर। हमने क्या करना है, जो ऑयल होता है उसको हमने अवॉइड करना है, यानी कि जो बेड सोर वाला, जहाँ पे भी बेड सोर हो रहा है या होने वाला है, अगर वहाँ पे रेडनेस भी आ रही है तो हमने वहाँ पे क्या करना है, ऑयल को हमेशा अवॉइड करना है। क्योंकि ऑयल क्या करता है, ये मॉइस्चर को लॉक करता है, राइट। तो इसलिए हमें क्या करना है, ऑयल को हमेशा अवॉइड करना है एंड पाउडर का यूज़ करना है। पाउडर क्या करता है, जितना भी जो मॉइस्ट है उसको सोक कर लेगा, ठीक है। उसके बाद है प्रोवाइड बल्ब थेरेपी। अगर पेशेंट जो है बेड सोर वाला है तो उसको हमने बल्ब थेरेपी देनी है। बल्ब थेरेपी भी हम क्या करते हैं, इसमें हम जो फ्लोरोसेंट बल्ब होते हैं ना, फ्लोरोसेंट बल्ब का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। फ्लोरोसेंट बल्ब का यूज़ करते हैं और ताकि जो मॉइस्ट है, जितना भी जो भी गीलापन है पेशेंट का, जहाँ पे भी गीलापन हो रहा है वो सारा का सारा क्या हो जाए, वो मॉइस्ट एब्जॉर्ब हो जाए। इसलिए हम बल्ब थेरेपी पेशेंट को देते हैं। इसमें हम फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। पेशेंट से कितनी डिस्टेंस पे, 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे इसको रखा जाता है और सिर्फ 10 मिनट्स के लिए हम इस पेशेंट को इसमें एक्सपोज करवाते हैं फ्लोरोसेंट बल्ब में। ये क्या करता है, ये जितना भी मॉइस्ट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। उसके बाद इफ़ पस प्रेजेंट क्लीन इट विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर हमने देखा कि बेड सोर वाले पेशेंट में क्या हो रही है, पस फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस पस को हम कैसे क्लीन करेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक सॉल्यूशन होता है, उससे हम उस जो बेड सोर हो रहा है, जो वुंड है, उसको हम क्लीन करेंगे, राइट। तो इस तरीके से हम इसका मैनेजमेंट करते हैं। पेशेंट की इसमें सबसे मेन है कि पेशेंट की पोजीशन को चेंज करते रहना। अगर हम पेशेंट की पोजीशन को हर 2 घंटे में चेंज करते रहेंगे तो उसमें क्या होती है, बेड सोर होने के चांसेस जो हैं वो और कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था बेड सोर के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।